हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज श्वेता मल्होत्रा। सो संडे स्पेशल की सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे एक और एक्सरसाइज विच इज़ बेस्ड ऑन कंट्रोल स्टेटमेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी आउटपुट को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। अगर हमें प्रोग्राम में एरर फाइंड करना है तो हम एरर कैसे फाइंड कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी editor. So without executing the code on editor, by using the dry run, how we can find the output and find the error. हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे अगेन जब आप कोई भी प्रोग्राम की आउटपुट या एरर फाइंड करना चाहते हो तो हमें हर एक कीवर्ड, हर एक सिंगल लाइन को चेक करना होता है कि उसमें कोई कंपाइल टाइम एरर नहीं होना चाहिए। तो अगर हम स्टार्ट करें इन कीवर्ड से तो इसमें कोई एरर नहीं है। सेकेंड लाइन में हमारे पास कोई एरर नहीं है। अब बात करते हैं कि इसकी आउटपुट कैसे फाइंड की जाए। तो जब भी हम किसी भी कैरेक्टर को, किसी भी नंबर को, स्ट्रिंग को डबल कोट्स में डालते हैं तो वो एज इट इज स्क्रीन पे प्रिंट करेगा। करेक्ट। सो यहाँ पे जब हम बात करते हैं इस वर्ड की तो जो कि डबल कोट्स में है, यहाँ पे जो प्लस है दैट इज द कंकैटिनेट ऑपरेटर। सो कंकैटिनेट ऑपरेटर जब दो स्ट्रिंग को या एक स्ट्रिंग और वेरिएबल को कंबाइन करना होता है तो तब हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो आउटपुट होगी TEST, बिकॉज वो डबल कोट्स में एक स्ट्रिंग की फॉर्मेट में है। अब नेक्स्ट अगर स्टेटमेंट की बात करें तो यहाँ पे क्या ये इसकी आउटपुट प्रिंट करेगा TEST। अब सबके माइंड में ये होगा कि हम जब भी कोट, सिंगल कोट में बात करते हैं और जब प्लस ऑपरेटर को यूज़ करेंगे तो वो उनको कंबाइन करके हमें आउटपुट देगा। तो यहाँ पे मिस्टेक हो जाती है। अगर इंटरव्यू में इस टाइप के क्वेश्चन पुट किए जाएं तो हम ये सोचते हैं कि हम सिंगल कोट या डबल कोट्स में कुछ भी वैल्यू रख रहे हैं और कंबाइन करेंगे तो हमारा रिजल्ट वो कंबाइन करके हमें आउटपुट देगा। बट इस केस में ये रॉन्ग है। जब आप मल्टीपल कैरेक्टर्स को कंबाइन करते हो बाय यूजिंग प्लस ऑपरेटर, कंकैटिनेट ऑपरेटर, तो ये यहाँ पे आपको टेस्ट प्रिंट नहीं करके देगा। रीज़न बीइंग बिकॉज यहाँ पे जब हम टी की बात करते हैं इसका होगा एस्काई कोड। तो हर एक कैरेक्टर का जो भी एस्काई कोड होगा, टी का एस्काई कोड जो कि होगा एक न्यूमेरिक फॉर्म में, प्लस फिर ऐसे हर एक कैरेक्टर का एस्काई कोड न्यूमेरिक फॉर्म में होगा, उन सब का सम होगा और सम के बाद जो भी आपका रिजल्ट होगा वो न्यूमेरिक फॉर्म में होगा। करेक्ट। अगर हम टेस्ट के स्काई कोड की बात करें तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि जिसमें हमें स्काई कोड फाइंड करना है। तो यहाँ पे वर्ड हमारे पास जावा है। तो टी का स्काई कोड अगर मुझे फाइंड करना है तो यहाँ पे आपको सबसे पहले अगर स्मॉल लेटर है तो स्मॉल ए लेटर का आपको स्काई कोड चेक करना होगा। राइट, लेट्स से 97। फिर उसके बाद हमें इस कैरेक्टर की पोजीशन फाइंड करनी है। तो अल्फ़ाबेट में टी की जो पोजीशन है वो 20th होती है एंड उसमें से हमें करना है -1। सेम ऐसे ई की बात करें, ई स्मॉल लेटर है तो स्मॉल ए का स्काई कोड प्लस इसकी पोजीशन है 5 -1। इसका स्काई कोड हमारे पास आ जाएगा 448। करेक्ट। सेम अगर इस हम प्रोग्राम की बात करें तो अगर मुझे जावा का स्काई कोड फाइंड करना है तो हम कैसे करेंगे। जे अब ये सब अपर केस में है तो यहाँ पे जो ए के लिए हम स्काई कोड की बात करते हैं तो उसका स्काई कोड होता है 65। राइट। और अगर मैं जे का मुझे फाइंड करना है स्काई कोड तो हम क्या करेंगे 65 प्लस पोजीशन ऑफ जे। तो पोजीशन ऑफ जे इज़ 10 -1। तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 74। देन अगर हम वी की बात करें तो 65 प्लस बात करें तो उसकी पोजीशन होती है 22 -1। तो इसका आंसर आ जाएगा 86। और जावा 74, ए की वैल्यू 65, वी की वैल्यू 86 एंड अगेन ए की वैल्यू 65। Result would be 290. Okay, moving to the next one. And here now system.out.println, here we are using the equality operator. So यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम यूज़ कर रहे हैं इज़ डबल इज़ इक्वल टू, जिसमें कुछ भी डेटा नहीं है, इज़ इक्वल टू डबल इज़ इक्वल टू, अगेन जिसमें कुछ भी डेटा नहीं है। तो क्या ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, मतलब ब्लैंक जो स्ट्रिंग है वो इक्वल है ऑब्वियसली। तो यहाँ पे रिजल्ट होगा ट्रू। ऑल्दो
स्ट्रिंग के कंपैरिजन के लिए हम डबल इज इक्वल टू ऑपरेटर को यूज़ नहीं करते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे स्ट्रिंग के टॉपिक में। बट एज ऑफ नाउ दोनों स्ट्रिंग में कुछ भी डेटा नहीं है, नो डेटा, ब्लैंक इज इक्वल टू ब्लैंक, तो यहाँ पे आंसर होगा ट्रू। नाउ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो ब्लैंक स्पेस है तो यहाँ पे जस्ट एक ब्लैंक स्पेस आ जाएगा, राइट। ब्लैंक स्पेस क्यों? बिकॉज हम प्रिंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक स्पेस आ जाएगा। ओके, अगेन इसमें हम प्रिंट मेथड को यूज़ कर रहे हैं। इज डबल इज इक्वल टू ए, अगेन दोनों ए कैरेक्टर हैं, स्ट्रिंग के फॉर्म में है, रिजल्ट हमारा क्या होगा? ट्रू। अगेन थोड़ी सी स्पेस होगी। अब उसके बाद है यहाँ पे ए इज इक्वल टू ए। अब हम यहाँ पे मिस्टेक क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ कर रहे हैं तो माइंड में होगा कि यहाँ पे कंपैरिजन ऑपरेटर यूज़ किया जा रहा है, बट एक्चुअल में कंपैरिजन ऑपरेटर नहीं है, ये काइंड ऑफ स्ट्रिंग है जो एज इट इज़ ऐसे यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। करेक्ट, बिकॉज सब चीज़ हम डबल कोट्स के अंदर राइट करें, तो करेक्ट। मूविंग टू नेक्स्ट वन। So here we have one long value, we are using switch case, and long x value is equal to 123L and switch x. तो यहाँ पे देखने को हमें लग रहा है कि इसमें कोई भी इशू नहीं है, बट एक्चुअल में एक जो कॉन्सेप्ट है स्विच, यहाँ पे जो वैल्यू कंसीडर करता है वो ओनली इंटीजर टाइप की वैल्यू को कंसीडर करता है, राइट। इंट वैल्यू या फिर स्ट्रिंग टाइप वैल्यू, राइट, वो कंसीडर कर सकता है बाइट को, शॉर्ट को, राइट। तो यहाँ पे जो लॉन्ग है वो कंसीडर करता है एज ए रेफरेंस ऑब्जेक्ट, और कभी भी रेफरेंस ऑब्जेक्ट एज ए वेरिएबल हम पास नहीं कर सकते। अगर आप इसको रन करने का ट्राई करोगे तो वो ये बोलेगा इनकम्पैटिबल डेटा टाइप, या को इंटीजर में कन्वर्ट करो, तो यहाँ पे होगा कंपाइलेशन एरर। इस लाइन पे वो दिखाएगा एक्स पे कंपाइलेशन एरर, बिकॉज वो ये बोलेगा कि इनकम्पैटिबल डेटा टाइप। हम यहाँ पे लॉन्ग टाइप की वैल्यू या कोई भी रैपर क्लास है हमारी अपर केस से स्टार्ट हो रही है, लाइक एस अपर केस से स्टार्ट हो रहा है, शॉर्ट अपर केस से स्टार्ट हो रहा है, इस टाइप की जो वैल्यूज़ हैं हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते स्विच के अंदर। ओके, आई थिंक ये न्यू चीज़ होगी आपके लिए, तो इस चीज़ को माइंड में रखना कि अगर कहीं पे लॉन्ग टाइप का हम वैल्यू पास करें स्विच के अंदर तो वो आपको अलाउ नहीं करेगा, वहाँ पे कंपाइलेशन एरर आएगा। और अगर पूछा जाए कि क्या एरर आएगा, इनकम्पैटिबल डेटा टाइप, राइट। मूविंग टू द नेक्स्ट वन। सो हियर वी हैव टू फाइंड द आउटपुट। कुछ ऑप्शंस दी गई हैं, इफ एल्स कंडीशन को यूज़ कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या ये चीज़ करेक्ट है? यस, ये बिल्कुल करेक्ट है कि यहाँ पे हम एडिशन ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर को यूज़ कर रहे हैं, इन सब का जो भी सम होगा 5 इज इक्वल टू 5 ये ट्रू होगा, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ट्रू। वेरी सिंपल। Moving to the next one, here we have to again find the output. So यहाँ पे क्लास एक यूज़ कर रहे हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, दो वेरिएबल यूज़ किए गए ए एंड बी जिनकी वैल्यू है 10 एंड 20। अब हमारे पास यहाँ पे लॉजिकल ऑपरेटर हम एंड यूज़ कर रहे हैं। अगर आपको याद हो, एंड ऑपरेटर का रिजल्ट तब ट्रू होता है अगर दोनों वैल्यूज़ का रिजल्ट ट्रू है। इफ़ बोथ द वैल्यूज़ आर ट्रू देन ओवरऑल रिजल्ट वुड बी ट्रू, अदरवाइज अगर इनमें से कोई एक भी वैल्यू फॉल्स हो जाती है तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा फॉल्स रहेगा, करेक्ट। तो दैट मीन अगर ये स्टेटमेंट हमें प्रिंट करनी है तो ये दोनों जो कंडीशंस हैं ये ट्रू होना ज़रूरी है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन है a लेस देन b, दैट मीन 20 लेस देन 10, तो पहले ही कंडीशन हमारी फॉल्स हो चुकी है। अब अगर पहली कंडीशन फॉल्स है तो अंडरस्टूड है कि रेस्ट ऑफ पार्ट को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, और कंट्रोलर भी रेस्ट ऑफ पार्ट को चेक कभी नहीं करता है, बिकॉज इसका जो ओवरऑल अब रिजल्ट होगा वो फॉल्स ही आने वाला है। तो पहली अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोलर यहीं पे एग्जीक्यूशन को स्टॉप करेगा, मतलब इफ़ कंडीशन कि ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी, कंट्रोलर बाहर आ जाएगा और उसके बाद बी की वैल्यू को प्रिंट करेगा। क्वेश्चन आता है कि यहाँ पे बी की वैल्यू क्या होगी। अब कुछ के माइंड में हो सकता है कि यहाँ पे हम b प्लस प्लस यूज़ कर रहे हैं तो b की वैल्यू 11 होगी या फिर 10 होगी। तो यहाँ पे b की वैल्यू होगी 10। क्यों, इसको अंडरस्टैंड करना ध्यान से कि यहाँ पे हमने बात करी है कि ये दो कंडीशंस हैं। अगर फर्स्ट कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो कंट्रोलर जो सेकंड पार्ट है उसको कभी भी एग्जीक्यूट नहीं करता,
ये प्रूफ बन गया एक तरह से कि अगर आप फर्स्ट कंडीशन को चेक करते हो, अगर वो फॉल्स है तो कंट्रोलर ने सेकंड कंडीशन को एग्जीक्यूट नहीं किया, और एग्जीक्यूट नहीं किया तो बी की वैल्यू भी इंक्रीमेंट नहीं हुई, और अगर वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हुई तो बी की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आ जाएगी 10। बट एक मज़े की बात मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, अगर आप इनको शफल कर देते हो, मीन टू से अगर आप यहाँ पे राइट कर देते हो b प्लस प्लस लेस देन 25 एंड a लेस देन b, आप इसको एडिटर में रन करके देखना। तो यहाँ पे अगर b प्लस प्लस यूज़ करते हैं तो अब सबसे पहले कंट्रोलर कंडीशन चेक करेगा ये वाली, राइट। अब b की वैल्यू वो चेक तो कर रहा है 10 के साथ, इज 10 लेस देन 25, बट जैसे ये चेक करेगा तो मेमोरी के अंदर b की वैल्यू हो जाएगी 11। जब इफ कंडीशन के बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो b की वैल्यू आएगी इस केस में 11। इंटरेस्टिंग, राइट। अगर b प्लस प्लस आप इस कंडीशन के बाद यूज़ करते, फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती तो ये b की वैल्यू 10 ही रहती, इंक्रीमेंट नहीं होता मेमोरी के अंदर। बट अगर ये एक्सप्रेशन आप पहले राइट कर रहे हो जबकि b प्लस प्लस पहले इम्प्लीमेंट हो चुका है, इसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है, तो जब आप b को प्रिंट करोगे बाद में तो उसकी वैल्यू होगी 11, राइट। Moving to the next one. So again this is a program which is based on switch case statement. So यहाँ पे हमारे पास एक ऑपरेशन हम यूज़ कर रहे हैं string op add, एंड इसमें हमने मल्टीपल केसेस क्रिएट करे हैं और हमें ये चेक करना है कि इसका रिजल्ट क्या होगा, राइट। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं ऐड, op वेरिएबल को यूज़ किया तो कंट्रोलर इसको अंडरस्टैंड कर रहा है स्ट्रिंग की फॉर्मेट में ऐड, स्ट्रिंग की फॉर्म में ऐड, और यहाँ पे वो इस केस को मैच करेगा, ऐड एंड ऐड, फर्स्ट केस ही मैच हो गया हमारा। अब यहाँ पे जब सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन कर रहे हैं 10 प्लस 20 तो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास 30। नॉर्मल वैसे स्विच केस में क्या होता है कि हर एक केस में ब्रेक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है, बट यहाँ पे हम ब्रेक स्टेटमेंट को यूज़ नहीं कर रहे हैं तो वो कॉन्टीन्यूसली चाहे ये सब और ऐड मैच नहीं कर रहा है स्टिल वो इसको एग्जीक्यूट करेगा, यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा 80, बिकॉज इसमें भी ब्रेक स्टेटमेंट नहीं है। अगेन कंट्रोलर मूव करेगा नेक्स्ट केस में और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 140। अब यहाँ पे इसको मिल रहा है ब्रेक, और जैसे ही ब्रेक मिलेगा कंट्रोलर बाहर आ जाएगा और एग्जीक्यूशन हमारी स्टॉप हो जाएगी। तो रिजल्ट वुड बी 30, 80, 140। इसीलिए बोलते हैं कि हर एक केस के लिए ब्रेक स्टेटमेंट का होना ज़रूरी है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।